क्या आपने कभी सोचा है अगर घड़ी पीछे चले तो क्या होगा? आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर कुछ वक्त के लिए आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। कहानी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन। कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर वन के समय के आसपास 1918 में, जहां न्यू ऑर्लियन में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा था और यहाँ के क्लॉक को बनाने की जिम्मेदारी एक बहुत ही अच्छे मैकेनिक मॉन्सियर गेटियो को दी गई थी। हैरानी की बात यह थी कि गेटियो अंधा था। इसी दौरान उसका बेटा जंग के लिए बाहर चला गया। गेटियो की क्लॉक का काम ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला था। उसी दौरान उनके पास एक चिट्ठी आती है कि आपका बेटा जंग में शहीद हो गया। अब समय आ गया था जब उस घड़ी को रेलवे स्टेशन पर लगाया जाना था। प्रेसिडेंट की मौजूदगी में घड़ी को चलाया गया। घड़ी को पीछे चलता देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। गेटियो एक्सप्लेन करता है उसने इस अनोखी घड़ी को अपने बेटे और उन तमाम शहीदों के लिए बनाया है जो अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, और अगर टाइम पीछे चलता तो वो सब हम सबके पास वापस होते। ये सुनकर वहां खड़े सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। उस दिन के बाद वो कहीं चला गया और कभी किसी को नहीं दिखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहां न्यूज में आने वाले तूफान के बारे में सभी को आगाह किया जा रहा है। डेजी नाम की बूढ़ी औरत हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वहां उसका ख्याल रखने के लिए उसकी बेटी कैरोलाइन भी मौजूद होती है। डेजी जानती थी वो ज्यादा दिनों तक अब जिंदा नहीं रहेगी, इसलिए वो कैरोलाइन से एक डायरी पढ़ने को बोलती है जिसमें किसी बेंजामिन बटन के बारे में लिखा हुआ था। और सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब वर्ल्ड वॉर वन एंड हो चुका था। लोग जश्न मना रहे थे और एक बंदा थॉमस बटन खुशी से अपने घर की तरफ भागता है। उसकी बीवी ने एक लड़के को जन्म दिया था, पर थॉमस के पहुंचने के कुछ मिनट बाद ही उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। थॉमस पालने के पास आता है, उस बच्चे को जान से मारने के लिए तालाब के पास आता है, पर वहां गार्ड होता है, इसलिए वो उसे एक ओल्ड एज होम के बाहर सीढ़ियों पे रखकर चला जाता है। वहीं क्वीनी और टेजी नाम के कपल साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए क्वीनी का पैर एक सफेद चादर पर जाता है और वो गिरते गिरते बचती है। क्वीनी रोने की आवाज सुनकर चादर हटाती है और एक अजीब सा बदसूरत बच्चे को देखकर टेजी उसे बच्चे को छूने से मना करता है, पर क्वीनी उसकी ना सुनकर बच्चे को अपने ओल्ड एज होम में ले जाती है, जहां वो डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर बताता है इस बच्चे को मोतियाबिंद है, इसे साफ दिखाई नहीं देता, इसे हड्डियों की बीमारी आर्थराइटिस है और ये बहरा भी है। देखा जाए तो इस बच्चे का शरीर किसी 80 साल के बूढ़े जैसा है और शायद ये जल्दी ही मर जाएगा। क्वीनी डिसाइड करती है वो इस बच्चे का ख्याल रखेगी और उसे ओल्ड एज होम में सभी से मिलवाती है। वो इसका नाम बेंजामिन रखती है। रात में वो बेंजामिन को अपने रूम में उसी के बेड के पास सुला देती है। टीजी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, पर क्वीनी उसे संभाल लेती है। टाइम के साथ बेंजामिन भी 7 साल का हो जाता है। उसे यहाँ सेफ फील होता था, बट कभी कभी उसे बाहर की दुनिया भी जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। हर संडे को क्वीनी बेंजामिन को लेकर चर्च जाती है। वहाँ पेस्टर आया हुआ था। क्वीनी इमोशनली कहती है काफी कोशिशों के बाद ही वो माँ नहीं बन पा रही है। पेस्टर उसके लिए प्रेयर करता है। फिर बेंजामिन की बारी आती है। क्वीनी बताती है महज बस 7 साल का है, किसी बीमारी की वजह से वो चल नहीं पाता। पेस्टर बेंजामिन के लिए भी प्रेयर करता है और उसे चलने को बोलता है। पहले तो बेंजामिन खड़ा होकर गिर जाता है, पर उसके बाद वो 2-3 कदम चल लेता है। इतनी खुशी की वजह से पेस्टर को हार्ट अटैक आ जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यहाँ ओल्ड एज होम में आए दिन किसी का बर्थडे या किसी का मातम पड़ जाता था। एक दिन वहाँ टीजी का पिग्मी फ्रेंड ओटी आया हुआ था। वो सभी बुजुर्गों को अपने आर्मी लाइफ के बारे में बड़ी बड़ी फेंक रहा था। तभी उसकी नजर डोर के पीछे छुपे बेंजामिन पर जाती है। ओटी बेंजामिन को बाहर घुमाने लेके जाता है। कुछ देर बाद ओटी अपनी दोस्त टाइलर के साथ चला जाता है। बेंजामिन को अकेले घर जाना पड़ता है। वहाँ क्वीनी उसे डांटती है और बेंजामिन के रूप में मिस्टर डॉस रहने लगते हैं, जो बताते हैं उन पर 7 बार बिजली गिरी थी। बेंजामिन को कुछ समझ नहीं आता, पर आज वो सुकून से सोता है। हर साल की तरह एक दिन वहाँ फैमिली मीटअप होता है, जहाँ साल में एक बार बुजुर्गों के परिवार वाले उनसे मिलने आते हैं। ग्रैंड माँ फुलर बेंजामिन को अपनी ग्रैंड डॉटर डेजी से मिलवाती हैं। बेंजामिन पहली बार अपने किसी हम उम्र से मिलता है। वो साथ में डिनर करते हैं। इसके बाद रात में ग्रैंड माँ दोनों को कहानी सुनाती हैं और सो जाती हैं। डेजी मौका देखते ही बेंजामिन को हॉल में लेकर आती है, जहाँ वो दोनों टेबल के नीचे अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। बेंजामिन उससे बताता है उसकी भी एज ज्यादा नहीं है। तभी वहाँ ग्रैंड माँ आ जाती है और डेजी को वहाँ से जाने को कहती है। साथ ही बेंजामिन को भी बहुत सुनाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, बस वो इमोशनली क्वीनी को हक कर लेता है। बेंजामिन अपने रूम में जाता है, जहाँ डॉस वापस से कहता है कि उस पर 7 बार बिजली गिरी थी। कुछ महीनों बाद क्वीनी एक बच्ची को जन्म देती है और रात में ओटी एक आखिरी बार बेंजामिन से मिलने आता है। टाइलर लंबी थी, शायद इसलिए उसने ओटी को छोड़ दिया था और ओटी वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ओटी के रूम में रहने के लिए नई मेहमान आती हैं। ये ओल्ड लेडी बेंजामिन को पियानो बजाना सिखाती हैं। सुबह में बेंजामिन और डॉस समुद्र के पास बैठे होते हैं, जहाँ माइक नाम का सेलर बेंजामिन को एक दिन के लिए अपने बोट पर काम देता है। आते वक्त माइक उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछता है। वो उसे ब्रॉथल ले जाता है, जहाँ एक वर्कर वॉलंटरी उसे अपने साथ ले जाती है। यहीं पर थॉमस बटन बेंजामिन को देखते हैं। वो उसे लिफ्ट देते हैं और अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं, जहाँ बेंजामिन पहली बार ड्रिंक करता है। थॉमस उससे बातें करता है और दोनों के बीच में नॉर्मल फ्रेंडशिप सी हो जाती है। रात में घर पहुंचकर बेंजामिन उल्टी कर देता है। क्वीनी उसे फिर से डांट लगाती है।
एक सुबह बेंजामिन का हेयर कट करते हुए नई मेहमान कहती हैं, दिन भर दिन वो स्ट्रांग होता जा रहा है। जिस पर बेंजामिन कहता है कि शायद से वो जवान हो रहा है। संडे को बेंजामिन डेजी को शिप पर घुमाने ले जाता है। धीरे धीरे दोनों के बीच में फ्रेंडशिप काफी स्ट्रांग हो जाती है। कुछ दिनों बाद नई मेहमान की मौत हो जाती है और बेंजामिन को एहसास होता है लोग हमारे लिए कितने जरूरी हैं वो उनके जाने के बाद ही पता चलता है। बेंजामिन डिसाइड करता है सिंस वो 18 ईयर्स का हो गया है वो माइक के साथ जाएगा और काफी चीजें एक्सप्लोर करेगा। डेजी उसे हर चीज का पोस्ट कार्ड भेजने को कहती है। माइक और उसकी टीम को बॉस्टन सी में एक बहुत बड़ी डील मिली होती है जहाँ वो सुबह में काम करते हैं और शाम को ऑफशोर आकर आराम करते हैं। इसी बीच बेंजामिन की मुलाकात मैरिड वुमेन एलिजाबेथ से होती है। वो रोज रात में आता था और उससे बातें करता था। एलिजाबेथ उसे बताती है कि एक बार वो समुद्र में अपने चैनल के लिए स्विमिंग का रिकॉर्ड बना रही थी, पर उस दिन लहरें तेज थी। 32 घंटे लगातार स्विम करने के बाद वो रुक गई जब वो बस 2 माइल्स दूर थी। उसके बाद से उसकी वापस से ये करने की हिम्मत नहीं हुई। बेंजामिन को डेजी का पोस्ट कार्ड आता है। वो उससे बताती है उसका बैले डांसर में सिलेक्शन हो गया है। वो भी डेजी को पोस्ट कार्ड भेजता है जिसमें उसने लिखा था वो एलिजाबेथ को पसंद करने लगा है, शायद उसे उससे प्यार हो गया है। डेजी को थोड़ा बुरा लगता है पर वो अपने डांस में फोकस करने लगती है। यहाँ बॉस्टन में अब दोनों सज धज के एक दूसरे से मिलने लगे थे। एक दिन एलिजाबेथ अचानक से गायब हो जाती है। फिर से बेंजामिन को एहसास होता है नथिंग लास्ट परमानेंट। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 भी शुरू हो गया था। नाजी कई जगह पर अटैक करना शुरू कर दिए थे। माइक अपनी टीम को नेवी में ट्रांसफॉर्म करता है। शिपर जॉन बिंग नाम का इंसान बेंजामिन को अपनी सारी कमाई दे देता है और कहता है अगर उसे कुछ हो गया तो ये पैसे वो उसकी वाइफ तक पहुंचा देगा। नाजीज की नेवी इनकी शिप को देख लेती है। चारों तरफ से इन पर हमला होने लगता है। शिप के सभी वर्कर मारे जाते हैं, बेंजामिन और एक बंदे को छोड़कर। वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद बेंजामिन न्यू ऑरलियन वापस जाता है जहां वो जॉन की वाइफ के पैसे देकर अपने घर की तरफ निकल लेता है। घर आने पर उसे पता चलता है उसकी बहन काफी बड़ी हो गई है और टीजी अब दुनिया में नहीं है। यहाँ डेजी अपनी ग्रैंडमा से मिलने आती है जहाँ वो बेंजामिन को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है। बेंजामिन भी डेजी को देखकर काफी सरप्राइज होता है। वो छोटी सी बच्ची अब एक बहुत ही खूबसूरत लेडीज बन गई थी। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है जहाँ वो काफी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। डेजी उससे एलिजाबेथ के बारे में पूछती है। ये जानने पर उनके बीच में अब कुछ नहीं है। वो उसे अपने साथ रहने के लिए प्रपोज करती है जिस पर बेंजामिन मना कर देता है सिंस वो बूढ़ा दिखता है और वो यंग है। फिर हम देखते हैं कि थॉमस बटन बेंजामिन से मिलता है और बताता है कि वो उसका फादर है। जब वो पैदा हुआ था उसे लगा कि वो शैतान है इसलिए उसने उसे छोड़ दिया, पर अब वो कभी भी मर सकता है इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वारिस के नाम करना चाहता है। बेंजामिन वहाँ से चुपचाप क्वीनी के पास चला जाता है जहाँ आज भी डॉस एक रूम में होता है और वो वापस से कहता है उस पर 7 बार बिजली गिरी थी। बेंजामिन अपनी माँ को सब बताता है। वो इमोशनल हो जाती है जिस पर बेंजामिन कहता है वो ही उसकी माँ है। इसके बाद वो थॉमस के साथ टाइम स्पेंड करता है और एक लेक के पास थॉमस की मौत हो जाती है। कुछ दिनों बाद बेंजामिन डेजी से एक कंसर्ट पर मिलता है जहां वो वापस से उसकी ब्यूटी से अट्रैक्ट होने लगता है। रात में डेजी उसे कॉन्सर्ट के सक्सेस होने की पार्टी में बुलाती है जहां उसे पता चलता है डेजी का अब एक बॉयफ्रेंड है। ये देखकर वो वहां से चला जाता है। कुछ दिनों बाद बेंजामिन को खबर मिलती है डेजी का एक्सीडेंट हो गया है, उसका पैर टूट जाता है। वो उसे मिलने हॉस्पिटल में आता है जहाँ डेजी काफी उदास होती है क्योंकि थेरेपी से वो सिर्फ चल पाती पर कभी डांस नहीं कर पाएगी और वो अपना गुस्सा बेंजामिन पर उतारती है और उसे वहां से चले जाने को कहती है। बेंजामिन डेजी के डिस्चार्ज होने तक हॉस्पिटल के पास वाली बिल्डिंग में रहता है। उसके बाद वो अपना माइंड रिफ्रेश करने के लिए वो घूमने निकल जाता है। कुछ सालों बाद वो क्वीनी से मिलने आता है जहाँ वो देखता है डेजी भी आई हुई थी। ये इनके मिलने का ऐसा फेज था जिसमें दोनों ही यंग थे क्योंकि देखा जाए तो वो लाइफ के मिड में मिल रहे थे। डेजी उसे वापस से प्रपोज करती है। इस बार बेंजामिन हाँ कर देता है। अब दोनों साथ में रहने लगते हैं, काफी जगह टूर पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम एंजॉय करते हैं। इसके बाद वो घर वापस आता है जहाँ क्वीनी दिखाई नहीं देती। बेंजामिन परेशान हो जाता है और उसे पता चलता है अब क्वीनी दुनिया में नहीं है। वो थॉमस का घर बेचकर एक डुप्लेक्स ले लेता है जहाँ वो और डेजी साथ में रहते हैं। डेजी अपना डांस क्लास खोल देती है। दिन पर दिन बेंजामिन यंग होता जा रहा था और डेजी बूढ़ी होती जा रही थी। डेजी अनाउंस करती है वो प्रेग्नेंट है। बेंजामिन काफी खुश होता है और परेशान भी हो जाता है। कुछ महीनों बाद एक नन्ही परी का जन्म होता है जिसका नाम वो बेंजामिन के बायोलॉजिकल मदर के नाम पर कैरोलाइन रखते हैं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में जहाँ कैरोलाइन बूढ़ी डेजी से कहती है तो उसका फादर बेंजामिन है और मुझे याद क्यों नहीं है। फिर हम वापस से पहुंचते हैं पास्ट में। बेंजामिन डिसाइड करता है वो अपनी फैमिली पर बोझ नहीं बनेगा। वो डेजी से कहता है वो कैरोलाइन के लिए कोई अच्छा सा फादर ढूंढ ले। वो अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे डेजी को देकर वहां से बहुत दूर चला जाता है इंडिया में। इंडिया में उसको काफी सुकून मिलता है और यहीं से वो काफी सारे पोस्ट कार्ड भेजता था। पर इस बारी काफी सारे पोस्ट कार्ड उसकी बेटी के लिए थे। उसमें लिखा था काश मैं तुम्हें चलते हुए देख पाता, काश मैं तुम्हें प्ले स्कूल के लिए छोड़ पाता, अब जो कि तुम अपनी टीनेज में होगी तुम्हें ये कह पाता कि लड़कों के पीछे मत भागना, काश मैं तुम्हारा फादर बनकर तुम्हारे साथ रह पाता। कैरोलाइन को एहसास होता है उसके फादर उसे कितना ज्यादा मानते थे। काफी सालों बाद जब बेंजामिन काफी ज्यादा यंग हो गया था वो एक बार डेजी और कैरोलाइन को देखने आता है। डेजी उसे कैरोलाइन के फादर से मिलवाती है जो कि पहले एक विडोवर थे। बेंजामिन खुश होता है कि उसकी बेटी का ध्यान रखने के लिए डेजी ने किसी को ढूंढ ही लिया था। अगले दिन डेजी बेंजामिन से मिलती है और वो अपनी रात साथ में स्पेंड करते हैं।
इसके बाद वो दोनों बहुत सालों तक नहीं मिलते। फिर एक दिन डेजी के पास कॉल आता है कि एक टीनेज बच्चा है जिसके पास एक डायरी है और उसमें आपका नाम लिखा हुआ है। डेजी वहां पहुंचती है। उसे पता लगता है बेंजामिन को भूलने की बीमारी हो गई है और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहां वो उसका एक छोटे बच्चे की तरह ख्याल रखती है। धीरे धीरे वो टीनेज बच्चा अब एक टॉडलर में बदल जाता है और एक दिन वो इतना छोटा हो जाता है कि जैसे अभी जस्ट पैदा हुआ हो। आखिरी बार वो डेजी को देखता है। इस बार डेजी को महसूस होता है ये आंखें उसे जानती हैं और वो डेजी की गोद में अपना दम तोड़ देता है। प्रेजेंट में तूफान बहुत तेज हो गया था। कैरोलाइन बाहर जाकर सेफ्टी का पता लगाती है और इसी बीच डेजी की भी मौत हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही अच्छे कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।